मेरी भी आई थिंक आवाज नहीं आ रही है वहां पे ना, पलक। हेलो। अच्छा सर। हाँ, हमें आ रही है, मैम को नहीं आ रही आवाज हमारी। चैट बॉक्स में लिख देते हैं क्या क्वेरी है ना। यस, रह गया अभी एग्रीकल्चर का भी रह गया। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जस्ट गिव मी 2
Yes, everyone. Hello, everyone. मैम Yes, आपको ma'am, आवाज आ you're रही है क्या? audible. हेलो मैम के पास अभी भी शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अभी ना. Everyone नहीं present here? पहुंच रही. Yes, ma'am. Okay, please mention your name in the chat box. So Nisha's Whoever is also present, join mention your किया name हुआ in है. the chat box. Shweta, try once because I'm in Wi-Fi. My net is not unstable. Shweta, try once again. शायद मैं सुन पाऊँ आपको. आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रहा था. Hello, ma'am. Can you hear us अब? शुभम जी, आपने अपना स्पीकर ऑन नहीं किया हुआ. आपकी आवाज कैसे आएगी मेरे पास? So should I continue further? मतलब जो you were saying कि industrial property part has been left. अभी तो मैंने बताया था जो रिको, यूपीएसआईडीसी इन सब की प्रॉपर्टीज थी. जो अथॉरिटी प्रॉपर्टीज थी उसमें लीज होल्ड प्लॉट एंड लीज होल्ड फ्लैट जो बताए थे. लीज होल्ड प्लॉट कवर्स अंडर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज. शुभम जी, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, लेट मी चेक. मैं एक बार ना हेडफोन लगा कर देखती हूँ कि शायद आपकी आवाज आ जाए. समझ तो आ नहीं रहा मेरे को. एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ है. अब आप ट्राई कीजिए प्लीज. अभी आई एम वेयर ईयरफोन्स, शायद मुझे कुछ सुनाई दीजिए. शुभम जी, प्लीज ट्राई वंस अगेन. मैम अब आ रही है आवाज? हेलो हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है. मुझे लग रहा है मेरे लैपटॉप के स्पीकर में कुछ इशू हुआ. हेलो शुभम जी, हेलो आपकी आवाज आ रही आवाज आ है रही है? शुभम जी. हाँ जी, हाँ जी. शुभम जी, आवाज आ रही है. कंटिन्यू प्लीज.
हाँ टीम, आई थिंक अब आवाज आ रही है, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली ना मैम से। Yes, yes, sure. Shweta, Palak, you were about to ask some questions. Please, you can ask. मैम फिटमेंट रिपोर्ट क्या होती है? फिटमेंट इसमें अभी बाद में आएंगे, अभी एक स्लाइड है अच्छा। फिटमेंट में बाद में आएंगे अभी। तो अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो या मैम, आपने ये म्युनिसिपल जुरिस्डिक्शन का बोला था ना कि जब ओनर रिकॉर्ड वो कैसे चेक करें, तो इसमें एक आपने बोला था म्यूटेशन सर्टिफिकेट। मैम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जैक्टली इसमें क्या क्या देखना होता है हमें। म्यूटेशन सर्टिफिकेट जनरली जो है ना एमसीडी ऑफ द कंसर्न एरिया, सपोजिंगली दिल्ली की प्रॉपर्टी है, तो अगर हम अपने रोहिणी एरिया की बात करते हैं तो इट विल बी काउंटेड इन नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हेडिंग में ऊपर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। 2 में जो रेफर किया होगा वो आपके प्रॉपर्टी ओनर जो होंगे उनका नाम रेफर किया होगा, एंड नीचे मेंशन किया होगा म्यूटेशन लेटर इन द नेम ऑफ सो एंड सो। की प्रॉपर्टी हमारे रिकॉर्ड में सपोजिंगली जैसे हम चल रहे थे एग्जांपल लेकर कि मोहन के नाम की प्रॉपर्टी है, तो एमसीडी लेटर में लिख कर देगी कि ये प्रॉपर्टी हमारे रिकॉर्ड में मोहन के नाम पे चढ़ चुकी है। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन लेटर। But one more thing I want to clarify is, generally mutation word is used कि जब भी किसी भी अथॉरिटी में प्रॉपर्टी हम अपने नाम पे चढ़वाते हैं, लाइक रिवेन्यू रिकॉर्ड। अभी हम रिवेन्यू रिकॉर्ड पे चलेंगे जहाँ एग्रीकल्चर लैंड आता है, जो पटवारी एंड तहसीलदार वाला कॉलम होता है, वो भी म्यूटेशन कहलाता है। मतलब म्यूटेशन वर्ड पर्टिकुलरली सिर्फ एमसीडी के लिए नहीं है, कहने का पर्पज सिर्फ इतना है कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी में अगर प्रॉपर्टी की डिटेल मेरे नाम पे है या मैंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी वहां पर रिकॉर्ड करवा दी है कि यस थ्रू दिस डॉक्यूमेंट आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नाउ आई बी कंसिडर्ड as owner of this property in your record, that is called mutation. Anything else? मैम विल में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसमें आपने जो बताया था, एक बार आप उसको रिपीट कर देंगे प्लीज? will में हाँ जी। will बेसिकली सपोजिंगली जो एग्जीक्यूटेंट है वो अपने किसी 1 2 3 किसी के भी नाम पे उनको थ्रू विल ट्रांसफर कर सकता है, बट विल इनेक्ट कब होगी? आफ्टर द डेथ ऑफ एग्जीक्यूटेंट। समटाइम्स अभी मेरे पास काफी सारे केसेस भी आए, लाइक प्रॉपर्टी ओनर मैं हूँ, मैंने विल एग्जीक्यूट कर दी अपने बेटे के नाम पे, एंड बेटे ने बैंक से कांटेक्ट किया, सी आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, टाइटल सर्च हो गया, सब हो गया। जब हमने डेथ सर्टिफिकेट मांगा किसका? एग्जीक्यूटेंट ऑफ द विल का, पता लगा तो शी इज अलाइव। तो जब तक एग्जीक्यूटेंट ऑफ द विल इज अलाइव, जिसके नाम पे विल किया गया है, ही कांट बी द ओनर। विल कब एग्जिस्टेंस में आएगी? जब एग्जीक्यूटेंट की डेथ हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कई बार आरएम्स पूछते हैं कि मैम हम कैसे कस्टमर से बात करें कि हाँ जिन्होंने विल बनाई थी वो जिंदा है या मर गए। मतलब इस तरह के वर्ड में नहीं यूज करते, सामने वाली पार्टी नाराज भी हो सकती है। वी कैन आस्क कि यस इन्होंने जो विल एग्जीक्यूट की है, क्या वो उनके आईडी प्रूफ की कॉपी दे सकते हैं आप हमें? हाँ दे सकते हैं। उनके साइन करा कर दे सकते हैं? अपने आप बताएंगे कि नहीं वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक दिस वी कैन डू। अब प्रॉपर्टी में आपने विल कर दी और एग्जीक्यूटेंट की डेथ हो गई, विल बनी है एक के नाम पे एंड उनके लीगल हेयर है 4। लीगल हेयर कैसे पता लगेगा कि 4 है? वो तो बोल देंगे कि 2 है। फॉर दैट पर्पज हमें लीगल हेयर सर्टिफिकेट चाहिए कस्टमर के एंड पे, जो कि वो एसडीएम से बनवा कर देते हैं, एंड एसडीएम प्रॉपर प्रोविजन को फॉलो करके 15 से 20 दिन का प्रोसेस है, फॉलो करके और वो सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट हमारे पास आने के बाद देयर इज नो प्रॉब्लम कि हाँ 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया तो वी कैन फेथ अपॉन दैट डॉक्यूमेंट विद क्लोज आइज कि अगर उसमें 4 एलआर मेंशन है
तो 4 ही हैं। अब उसमें जो 4 लीगल हेयर मेंशन है या सर्वाइविंग मेंबर मेंशन है, किसी एक के नाम पे विल है। जिसके नाम पे विल है, सपोजिंगली ए के नाम पे विल है, बी, सी एंड डी 3 मेंबर और हैं, तो जब हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेंगे तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ एग्जीक्यूटेंट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट प्लस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पर्सन, जो एग्जीक्यूटेंट है डेथ के बाद उसको हम डिसीज बोलेंगे, डिसीज पर्सन अदर देन द पर्सन इन हुज फेवर विल हैज बीन एग्जीक्यूटेड। मतलब कि उन तीनों एलआर से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा जिसकी फेवर में विल एग्जीक्यूट की हुई है। पॉइंट इज क्लियर? यस मैम, थैंक यू। या फिर इसका एक अल्टरनेट और है, अगर फैमिली एग्री करती है तो रिलीज डीड करवा दें, रिलिंक्विशमेंट डीड करवा दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर फैमिली में है तो रिलीज डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन क्यों होगी? क्योंकि फैमिली की प्रॉपर्टी है तो हम तो पैसे ले नहीं रहे, हम अपनी विल से, अपनी इच्छा से अपने राइट को रिलिंक्विश कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, एनी फर्दर क्वेरी? मैम जस्ट फॉर क्लैरिटी, हम्म। ये वाला विल वाला टॉपिक एक सीन समझने के लिए, इसमें आपने कहा कि जैसे जैसे जो एग्जीक्यूटर है, जो विल का एग्जीक्यूटर है, तो उन्होंने जो विल में नाम लिखे हैं फॉर सर्टेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जैसे उनके डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर हो जाएगी। सपोज एक फादर है, उनके 3 बेटे हैं, तो उन्होंने पहले बेटे को ये सर्टेन प्रॉपर्टी दी है। अब अपार्ट फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स, फिर क्या हमें अब जो सेकंड एंड थर्ड ब्रदर है उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा? वही तो मैं कह रही ना, उनका एनओसी लेना पड़ेगा हमें। बट मैम सपोज इनमें अगर कोई डिस्प्यूट है ब्रदर्स में, फिर भी हमें मतलब इसको लेना पड़ेगा उनसे, और अगर कोई अनअवेलेबल है या कुछ? श्वेता जी, यही डिस्प्यूट तो हमने जानना है ना, कि हो सकता है डिस्प्यूट क्यों राइज होगा। डिस्प्यूट तभी राइज होगा अगर विल जो है फोर्सफुली बनी होगी, या जिसने बनवाई, जिसकी फेवर में बनी है, उसने अपने सिबलिंग से छुपाकर बनवाई होगी, या फिर उस प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सपोजिंगली एक पर्सन है, उसके पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं उसने, और उसने वो प्रॉपर्टी अपने फादर के नाम पे ले ली। फादर डेथ बेड पे है, पैसे उसी ने भरे हैं, फादर डेथ बेड पे है, उसके छोटे भाई ने अपने फादर को इन्फ्लुएंस करके वो प्रॉपर्टी की विल अपने नाम पे करा ली। तो एथिकली तो राइट उसका बनता है ना जिसने पैसा लगाया। तो इसीलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना सिबलिंग से बहुत जरूरी होता है, कि अगर इन केस कोई इश्यू है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो साइन करके ही नहीं देगा, एनओसी नहीं देगा। एज पर एज कोई आउट ऑफ इंडिया है या कोई आउट ऑफ स्टेट है, तो जहां पर वो है वहां से एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरे सिबलिंग के नाम से बनाकर दे सकते हैं, या वहीं से एनओसी डायरेक्ट अगर हमें एनओसी चाहिए सिर्फ, तो वहीं से एनओसी इश्यू करके वहां के अथॉरिटी से हमें अटेस्ट करा के, लाइकवाइज हम दिल्ली में हैं या इंडिया में हैं, तो जिस भी स्टेट में है वहां से नोटराइज करा के हम ले लेते हैं। लाइकवाइज सपोजिंगली कोई आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, तो वहां की जो नोटराइज है वो वहां से अटेस्ट करवा कर दे देंगे। और अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी वहां से अटेस्ट होकर एक पर्टिकुलर सिबलिंग के नाम पे आ जाएगी, कि मैंने इनको अपने इस शेयर के राइट दे दिए, कि ये इस प्रॉपर्टी के साथ सेल करे, परचेज करे, जो भी करे, या हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये प्रॉपर्टी में मैं अपने राइट रिलिंक्विश कर रहा हूँ, लेकिन थ्रू माई ब्रदर कर रहा हूँ, मैंने इसको जीपीए दे दी है, वो जीपीए बन के आ जाएगी। तो जो दूसरा सिबलिंग है वो अपने फर्स्ट ब्रदर के बिहाफ पे अपीयर होके एंड उसकी मतलब सेम राइट ही कैन यूज एज जिसने जीपीए इशू किया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस मैम, ये आ गया, बट इसमें कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट या कोई ओवरराइडिंग कोई सिचुएशन नहीं, नहीं हो सकता ना? ओवर राइटिंग आपकी अगर होती भी है ना,
तो ओवर राइटिंग या तो अटेस्टेशन से पहले होगी, और जहां जहां ओवर राइटिंग होगी जो अटेस्टिंग अथॉरिटी होगी वो उस पर अपने साइन और स्टैंप करेगा। अगर उस पर साइन और स्टैंप नहीं है देन इट विल बी काउंटेड एज ओवर राइटिंग एंड दैट डॉक्यूमेंट विल बी नल एंड वॉइड एब एन इश्यू। मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जब इश्यू हुआ वो तभी से ही हैविंग जीरो वैल्यू। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर ओवर राइटिंग हुई है अटेस्टेशन करवाने से पहले, तो जो अटेस्टिंग अथॉरिटी होगी उस ओवर राइटिंग पे अपने साइन स्टैंप करेगा कि ये ओवर राइटिंग जब हुई थी मेरे सामने हुई थी, या जब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आया था तो ओवर राइट होकर आया था, ये मेरी नॉलेज में है इसलिए मैं अपने साइन स्टैंप करता हूँ। Okay. एनी अदर वन? So I'm coming to next slide. Yes. As I had earlier discussed, प्रॉपर्टी जो है एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर हो सकती है। नॉन एग्रीकल्चर के लिए मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है नेक्स्ट प्रीवियस 3 स्लाइड्स में। अभी हम आते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर लैंड दिस कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, कंस्ट्रक्टेड एंड नॉन कंस्ट्रक्टेड। अब हंसी आएगी आप लोगों को शायद, एग्रीकल्चर लैंड कंस्ट्रक्टेड कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले हम चलते हैं नॉन कंस्ट्रक्टेड से। नॉन कंस्ट्रक्टेड में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई डीड है तो डीड चाहिए। डीड होगी, डेफिनेटली होगी। आज के टाइम पे विदाउट डीड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो डीड होगी। उसके बाद हमें चाहिए रजिस्टर इंतकाल पूरी चेन का। सपोजिंगली मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है जो एग्रीकल्चर है और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन है, प्योरली एग्रीकल्चर है, मेरे नाम पे डीड है, तो मैंने ही फर्स्ट टाइम डीड करवाई है। मैंने परचेज की और मैंने डीड करवाई कि मैं देखो मैं तो थ्रू रजिस्टर डीड लूंगी प्रॉपर्टी, मैं रजिस्टर इंतकाल और जमाबंदी के उससे नहीं चाहती, मैं मुझे तो रजिस्टर्ड करवाना। बट हम 13 साल का रिकॉर्ड कैसे कंक्लूड करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? मेरी डीड के अलावा रजिस्टर इंतकाल, जमाबंदी, गिरदावरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जनरली लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, ट्यूबवेल लगा हुआ है, बिजली कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो बिजली आ रही है ना। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ट्यूबवेल कैसे चल रहा है? आप अनऑथोराइज तरीके से कर रहे हैं तभी आपका बिजली का बिल नहीं आ रहा, तो वो क्लियर है कि आप पहले से ही गलत है। आप गलत है तो हमें प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। अब रजिस्टर इंतकाल क्या है? डीड तो मैंने आपको बता दी, रजिस्टर इंतकाल क्या है, जमाबंदी क्या है और गिरदावरी क्या है। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, तो मैं गिरदावरी से चलूंगी। गिरदावरी इज द डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीकल्चर लैंड में बोई जाने वाली और काटी जाने वाली फसल का रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये गिरदावरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साल में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार इशू होता है जब फसल की कटाई होती है। जनरली हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रैल में कटाई होती है या फिर अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। बीच में अगर आप गिरदावरी मांगोगे तो आपको अप्रैल तक की मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको मिलेगी अक्टूबर या नवंबर मंथ में। एवरी 6 मंथ में गिरदावरी पटवारी इशू करता है। उस साइट पे विजिट करेगा, साइट इन द सेंस एग्रीकल्चर लैंड पे रिकॉर्ड बनाएगा, मेरा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने क्या बोया है,
कितना कितने मेजरमेंट में बोया है, कितनी फसल हुई है, कितने में मैंने उसको सेल किया है, कितना मुझे बेनिफिट हुआ है, ये सब चीजें वो नोट करता है। इसके बाद आता है रजिस्टर्ड इंतकाल। रजिस्टर्ड इंतकाल क्या होता है? साल में एक बार बनता है ये। अब लाइक मैं ओनर हूँ, मैंने 2020 में प्रॉपर्टी खरीदी, तो हर साल जो 21 में बनेगा रजिस्टर्ड इंतकाल, उसमें भी मेरा नाम शो कर रहा है, 22 में जो बनेगा उसमें भी मेरा नाम शो कर रहा है। तो ये हर साल इशू होता है। अब इसके अलावा आती है जमाबंदी, नकल जमाबंदी। इसमें खेवट नंबर कौन सा है, खसरा नंबर कौन सा है, किला नंबर कौन सा है, उसमें कितना लैंड है, जो उसके लैंड का यूज भी। अब आगे अगर हम कहें एग्रीकल्चर लैंड, उसके भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर मैं यहाँ बताना शुरू करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एवरी डिटेल इज यूज टू बी गिवन इन जमाबंदी। लाइक कोई एक वर्ड यूज होता है खुद कास्ट, मतलब खुद यूज कर रहे हैं उसको, खुद बुआई कर रहे हैं, खुद कटाई कर रहे हैं, या आगे ठेके पर दे रखे हैं, वो सब चीजें इसमें मेंशन होती है। तो हमें चेन को कंप्लीट करने के लिए पिछले 13 साल का एटलीस्ट रजिस्टर्ड इंतकाल, नकल जमाबंदी और गिरदावरी लेनी ही लेनी है। लेकिन मुझसे परचेज करने से पहले किसी ने और डीड बनवाई है तो मुझे वो डीड भी चाहिए। तो ये तो है आपका एग्रीकल्चर लैंड। अब आते हैं कंस्ट्रक्टेड लैंड। जो था तो एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन हमने उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या एग्रीकल्चर लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ हम ये सब कर सकते हैं। हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इनवैलिड है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंस्ट्रक्टेड लैंड में क्या होगा? डीड तो है ही है, जमाबंदी और रजिस्टर इंतकाल भी है, लेकिन इसमें गिरदावरी नहीं है, क्योंकि गिरदावरी सिर्फ फसलों के लिए होती है। डीड होगी, जमाबंदी होगी, रजिस्टर्ड इंतकाल होगी। उसके अलावा मौका रिपोर्ट। अब ये मौका रिपोर्ट क्या है? सपोजिंगली मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में मोर्टगेज करना है, तो मैं पटवारी को या तहसीलदार को एक एप्लीकेशन लिखूंगी कि सर मेरी ये प्रॉपर्टी है, खसरा नंबर ये, खतौनी नंबर ये, किला नंबर ये, इसका एडमेजरिंग इतना है, ये मेरे पास है, इस पे मैंने चार दीवारी कर रखी है या फैक्ट्री लगा रखी है या कारखाना चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मौका पर जाकर इसकी तस्दीक करें और मुझे मौका रिपोर्ट बनाकर दें ताकि मैं बैंक में इसको पेश कर सकूं। अब ये एप्लीकेशन जाने के बाद पटवारी पहले जाएगा मेरे लैंड पे, जो मैंने एरिया बताया, मैंने लोकेशन बताई, उस पे जाएगा, उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद वो अपने एसडीएम के रिकॉर्ड्स में देखेगा कि क्या मैंने जो वो कंस्ट्रक्शन की हुई है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ की हुई है या नहीं की हुई है। की हुई है तो वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि मैं इस जगह पे इनके कहने पे मौका पर गया, मैंने मौका देखा, वहां पर जो भी है, कारखाना है, इंडस्ट्री है, जो भी है, या चार दीवारी है, ये बना हुआ था या उस पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और ये कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड के मुताबिक कानूनी है। अगर परमिशन ली हुई है तो कानूनी है, अगर परमिशन नहीं है तो गैर कानूनी है। ये मौका रिपोर्ट हमें डिसाइड करने में सपोर्ट करती है कि क्या हम इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर प्रॉपर्टी में ये आ गया कि कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी है तो हमें प्रॉपर्टी नहीं लेनी। इसलिए मैं प्रेफर ये करती हूँ कि टाइटल सर्च होने से पहले ही मौका रिपोर्ट बन जाए, बट समटाइम्स नहीं बन पाती है, पटवारी टाइम लगा लेते हैं, तो हम फिटमेंट के टाइम पे उसको अच्छे से टैकल करते हैं कि कंस्ट्रक्शन इलीगल तो नहीं है। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या है? सेक्शन 81 DLR एक्ट क्या कहता है कि कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप
चेंज इन लैंड यूज करोगे तो आपको कंसर्न तहसीलदार से या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसकी परमिशन के बिना आप चेंज इन लैंड यूज नहीं कर सकते। अगर परमिशन मिल गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती और नहीं मिलने के बावजूद भी आप इलीगली कंस्ट्रक्शन करते हो तो सेक्शन 81 DLR एक्ट के तहत आपकी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कभी भी डिमोलिश हो सकती है एंड द कंस्ट्रक्शन विच इज about to be demolished at any point of time, we can't take it as mortgage. विद परमिशन है तो कोई इशू ही नहीं। पहला तो ये हुआ कि मौका रिपोर्ट से कंफर्म होगा कि वेदर द कंस्ट्रक्शन इज वैलिड और नॉट। अब दूसरा आता है कि गवर्नमेंट ने ही एक पर्टिकुलर लोकेशन का लैंड को उसके यूज को चेंज कर दिया। कोई एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, पहले वो एग्रीकल्चर था, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि यस ये लैंड जो है हमने इसको एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल कर दिया। नोटिफिकेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, चेंज इन लैंड यूज सर्टिफिकेट। अगर दोनों है, सिर्फ नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, अगर दोनों है देन देयर इज नो इशू। लेकिन अगर CLU नहीं है और नोटिफिकेशन है, अगेन हमें चाहिए मौका रिपोर्ट टू कोरोबोरेट दैट नोटिफिकेशन। डोंट बी कंफ्यूज, देयर आर टू थिंग्स। अगर गवर्नमेंट ने अथोराइज कर दिया एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ CLU इशू करेगी। अगर CLU नहीं है तो हमें मौका रिपोर्ट फिर भी चाहिए। अगर CLU है देन मौका रिपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फिर आएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर ऑफ कंसर्न एरिया। अब डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर से क्यों चाहिए हमें? वो इसलिए चाहिए कि कहीं फ्यूचर में ये पर्टिकुलर लैंड डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग में तो कवर नहीं हो रहा। सपोजिंगली आज हमने इसको मोर्टगेज कर लिया, 2 साल के बाद टाउन प्लानिंग के प्लान में है कि यहाँ पर हम यहाँ से सड़क निकालेंगे या रेलवे लाइन निकालेंगे या मेट्रो लाइन डालेंगे, तो फिर तो डिमोलिशन होगा ही होगा। फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे भी गए और प्रॉपर्टी भी गई। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही एग्रीकल्चर लैंड को लेने से पहले, मोर्टगेज करने से पहले हम ये चीजें वेरीफाई कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सेक्शन है, सेक्शन 143 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। उसके तहत पूरे एरिया की प्रॉपर्टी को मैम जस्ट टू इंटरप्ट, आप एक बार शुभम सर को भी ऐड कर लीजिए, उनका मैसेज आ रहा है कि वो एग्जिट कर गए थे। ओके हाँ एडेड हूँ। तो सेक्शन 143 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, व्हाट इट सेज कि पहले एक एक्ट हुआ करता था, यूपी जमींदारी एक्ट। उसको जब एबोलिश किया तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और उसका सेक्शन 143 क्या कहता है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी के एग्रीकल्चर लैंड को या उसके यूज को चेंज करते हैं विद गवर्नमेंट डायरेक्शन, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया कि ये लैंड अब कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में यूज हो सकेगा, लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ ये है कि अगर मेरा लैंड, मेरा एग्रीकल्चर लैंड सेक्शन 143 के तहत उसका यूज चेंज हुआ है तो पटवारी हमारे इंतकाल में और जमाबंदी में रेड पेन से मार्क करेगा कि इंडस्ट्रियल लैंड या कमर्शियल लैंड चेंज यूज्ड अंडर सेक्शन 143। तो इस केस में हमें मौका रिपोर्ट या सर्टिफिकेट फॉर चेंज इन लैंड यूज लेने की जरूरत नहीं है, बट NOC by DTPO is required because
District town planning officer is a separate entity. पटवारी is a separate entity. तो पटवारी या तहसीलदार उसकी डायरेक्शंस मोका रिपोर्ट में अलग, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर की अलग। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपको ये सब समझ में आया जो मैंने बताया आपको। पहले जी आपको समझ में आया मैंने बताया जो आपको? मैम थोड़ा थोड़ा ही आया है अभी तो, थोड़ा थोड़ा आया एकदम से ना मैम इतना सारा ग्रास करना मुश्किल है। अच्छा मुझे बताइए आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया? मतलब मैम आपने जो समझाया वैसे तो आ गया है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब कुछ समझाना है तो मैम मैं समझा नहीं पाऊंगी वो चीज। नहीं मैं समझाने के लिए नहीं बोल रही, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ अभी जो मैंने एग्रीकल्चर लैंड में आपको बताया जो आपको लग रहा है कि आपको दोबारा से समझने की जरूरत है। कोई ऐसा पॉइंट है तो बताइए। वो मौका मालूम है? रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट। मौका रिपोर्ट थोड़ा समझनी है। मौका रिपोर्ट क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। सपोजिंगली मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड मेरे नाम पे है, मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन किया और मैंने बैंक को कांटेक्ट किया या मैंने आपको ही कांटेक्ट किया कि पलक जी ऐसा है मेरी ये प्रॉपर्टी है और मैंने इस पे फार्म हाउस बना रखा है, मुझे इस प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए। ठीक है, आप टाइटल सर्च करवाएंगे सब कराएंगे, उसमें मैं आपको लिख कर दूंगी कि मुझे मौका रिपोर्ट चाहिए। अब मौका रिपोर्ट क्या है? जो पटवारी है मेरे एग्रीकल्चर लैंड की जुरिस्डिक्शन का या पटवारी या तहसीलदार, उसको मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगी कि सर मेरी यही एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी है, इस पर मैंने फार्म हाउस बना रखा है। मैं अपने अकॉर्डिंग लिखूंगी कि इस पे मैंने फार्म हाउस बना रखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां पर जाएं, उसको चेक करें और उसके मुताबिक मुझे रिपोर्ट बना कर दें ताकि मैं बैंक में सबमिट कर सकूं। मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पटवारी क्या करेगा? विद द परमिशन ऑफ एसडीएम मेरे प्लेस पर मेरी प्रॉपर्टी पे जाएगा, विजिट करेगा, वहां चेक करेगा कि क्या क्या बना हुआ है। वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि मैंने इनकी एप्लीकेशन पे मौका पर मतलब प्रॉपर्टी पे जाकर विजिट किया जहां पर फार्म हाउस बना हुआ था और इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये फार्म हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल है। अगर विद परमिशन बना होगा तो लीगल होगा, अगर विदाउट परमिशन बना होगा तो इलीगल होगा। दैट इज कॉल्ड मौका रिपोर्ट। वो पटवारी ये 3-4 लाइनें लिख के अपने साइन स्टैम्प करके देगा। दैट इज कॉल्ड मौका रिपोर्ट। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम। जस्ट सिंपल वांट टू ऐड मैम कि हाँ जी। मौके पे बनाई गई रिपोर्ट वहां पे विजिट करके इज मौका रिपोर्ट। ना 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 नहीं नहीं शुभम जी, मौके पे बनाई गई रिपोर्ट नहीं। मौका का मतलब होता है, मौका वर्ड हम दो जगह यूज करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मौका मतलब ऑन द प्लेस, ऑन द प्लेस पर विजिट करके जो वहां पे आपने देखा, ओके प्लस उसको क्लियर करके कि वेदर द कंस्ट्रक्शन इज वैलिड और नॉट, फिर रिपोर्ट तैयार करना। दैट इज कॉल्ड मौका रिपोर्ट। जिस मौका रिपोर्ट की ओके आप बात कर रहे हो ओके वो लिटिगेशन में यूज होता है। ओके मैम। आई एम हैप्पी टू नो कि आपको लिटिगेशन का भी काफी अच्छे से नॉलेज है। हाँ तो आई थिंक कि कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे एनालिस्ट के साथ ये थोड़ा सा कंसर्न है, इशू है मैम, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली अभी डिसबर्समेंट कुछ किया नहीं है, क्योंकि डिसबर्समेंट का पार्ट तो हम करते नहीं है बेसिकली। तो थोड़ा सा इनको वो आ रहा है इशू, क्योंकि कोरिलेट करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं एक सेशन इनका एक ले लूंगा सो दैट इनको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी डिसबर्समेंट की भी, क्योंकि डिसबर्समेंट में प्रॉपर्टी पेपर्स भी हाथ में आते हैं आरएम के, आरएचएस के, तो थोड़ा और मौका रिपोर्ट भी हाथ में आती है, सेल डीड, कन्वेंस डीड वो सब हाथ में आती है। तो ये अभी इनसे अभी कोसों दूर है, ट्रूली स्पीकिंग।
तो कोई क्योंकि बात अभी नहीं, हो हमारा जाएगा, काम धीरे होता धीरे है समझ केस में को आ जाएगा सैंक्शन इनको। करने का। तो अभी आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा था कि फिटमेंट क्या होती है। हाँ, फिटमेंट इज अ पलक ने ही पूछा डॉक्यूमेंट। था। अच्छा, तो पलक जी आप सुनिए, फिटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, वो हम लोग एडवोकेट्स तैयार करते हैं। बेसिकली फिटमेंट इज अ सर्टिफिकेट। जब हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कस्टमर के एंड पे, या कस्टमर के एंड पे जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं उनकी हम एक चेन बनाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, कौन सा फोटोकॉपी है, कौन सा सर्टिफाइड कॉपी है। तो उनकी हम एक चेन बनाकर, एक लिस्ट बनाकर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर चेन पुरानी सिंगल प्रॉपर्टी पे चली आ रही है तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। अगर पार्ट प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको चेन डिस्क्राइब करते हुए बताया, अगर पार्ट प्रॉपर्टी है, ए के पास से पार्ट प्रॉपर्टी, ए के पास पूरी थी, बी के पास पार्ट आ गई, वो आगे सेल करता गया, तो बी से डी ई एफ जहां तक प्रॉपर्टी आई है वो सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे, लेकिन लास्ट वाला जो होगा उसका एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ओरिजिनल होना चाहिए, बाकी फोटो कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी। इस तरह से होता है। तो ये हम एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास एज ओरिजिनल आए थे, इतने डॉक्यूमेंट थे जिसमें इतने तो इतना ओरिजिनल थे, इतने तो इतना ट्रू सर्टिफाइड कॉपी थी, इतने तो इतना फोटो कॉपी थी, और जो कि मेरे हिसाब से ठीक है डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ये डॉक्यूमेंट, और ये फिट फॉर स्क्रूटनी है। आप इनको रिकॉर्ड में लेकर प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फिटमेंट सर्टिफिकेट। बाकी अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए होगा तो शुभम सर है, कभी भी जब ये बोलेंगे मैं प्रैक्टिकल आपको करवा दूंगी, कोई इशू ही नहीं है। एनी अदर क्वेरी? होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ गया मैम होगा। हाँ जी। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ चेंज इन लैंड यूज एंड एनओसी इशूड बाय डीटीपीओ है, ये एक बार आप इसको मतलब ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। ओके, सपोजिंगली हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड मोर्गेज करना है, लाइक हमारे पास हरियाणा की प्रॉपर्टीज भी आती हैं, बहादुरगढ़, सोनीपत, गन्नौर। तो कोई भी ऐसा लैंड जो एग्रीकल्चर है, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर की एनओसी लेते हैं कि आज हम ये प्रॉपर्टी मोर्गेज करने जा रहे हैं, आप हमें बताइए कि क्या आपके फ्यूचर प्लानिंग में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में ये लैंड कवर तो नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी प्लानिंग तो 10-10, 12-12 साल, 16-16 साल पहले हो जाती है। सपोजिंगली आज हमने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर से बिना परमिशन के या बिना एनओसी के हमने प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर लिया, एंड आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, जिस तरह से मेट्रो लाइन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, कोई उसमें डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग में हो गया कि हाँ 2 साल बाद उस लैंड पर से जो हमने मोर्गेज किया हुआ है, मेट्रो लाइन जानी है, डिमोलिश करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग उसको एक्वायर करेगी, देन व्हाट? हम किससे क्लेम करेंगे कि आपने हमसे लोन लिया था? क्योंकि ओनरशिप में ही डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, क्योंकि जिसको हमने लोन दिया था वो ए था, आज गवर्नमेंट ओनर बन के बैठी हुई है। तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, issued by district town planning officer is mandatory to have when the property is agriculture, whether it may be constructed or not non-constructed. Is it clear? ओके मैम, लेकिन मैम जैसे वो एनओसी देने के बाद अगर उस पे आती है तो उसमें मतलब टाइम पीरियड होता है टाइम मेंशन कि पीरियड इतने होता है, टाइम टाइम पीरियड तक। होता है, टाइम पीरियड होता ओके है। ओके उनका ये है कि आ गई, क्योंकि हर दूसरे दिन तो उनकी टाउन प्लानिंग चेंज नहीं होगी ना, एटलीस्ट 16 साल, 20 साल, इतना इनका टेन्योर रहता है। ओके मैम। एंड इवन अदरवाइज इन एनी केस अगर चेंज होती भी है तो वी वर हैविंग द एनओसी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर। तो एटलीस्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वो लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, या फिर अगर इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो वी कैन क्लेम किसी हमने एनओसी लिया हुआ, हाउ दे कैन डू लाइक दिस?
Basically, concern is that we have to save our bank whenever we are mortgaging any property. तो सेफ्टी के लिए जितने भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हम ले सकते हैं, whether it belongs to customer, whether it belongs to any authority, whether it belongs to any other person, any third person, we can collect maximum to maximum for the safety of the bank. Is it clear? Yes, ma'am. So hope everything is clear to all of you. If there is any query, you can ask. Otherwise, wind up करते हैं. शुभम जी. कोई नहीं मैम, इनका टेस्ट भी ले लूंगा आज ना, सारे एनालिस्ट का क्या सिखाया इन्होंने, एंड कोई इशू नहीं है शुभम जी. इन एनी और केस अगर क्लैरिटी आ जाएगी। कोई फर्दर क्वेरी हो, कोई इशू हो, दोबारा से अगर इनके लिए प्लान करना हो तो इवन दोबारा से भी आई कैन, नॉट एन इशू. क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर लैंड वाला इशू है ठीक है ना, मैम। थोड़ा इन लोगों के लिए न्यू है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल रहेगा. अगर दोबारा से राइट। बार बार अगर इनको लगता है कि हाँ ठीक है हमें रिक्वायरमेंट है, फोन पे बात करना चाहें फोन पे बात कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है. तो ठीक है मैम। So bye for now. See you soon. Thank you Hope so you much, ma'am. most थैंक यू welcome. मैम. Most थैंक यू welcome. मैम। शुभम जी आपको भी थैंक यू करने की जरूरत है क्या? Hope we will meet soon. Bye.